ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के बारे में देख रहे थे हम लोग, कैसे बसा था ये बता रहा हूँ, ये बता रहा था मैं। तो कुछ आप अपने दिमाग में कुछ ऐसा इमेज बनाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में। दो भागों में बटा हुआ था शहर, ऐसे और ऐसे। ये वाले भाग को बोला जाता था पश्चिमी भाग, ठीक, और ये वाले भाग को बोला जाता था पूर्वी भाग। तो देखो, पश्चिमी भाग में निवास करते थे वहां के प्रशासक लोग। पश्चिमी भाग में कौन लोग निवास करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, वहां जो शासन प्रशासन का काम करते थे, वो लोग शहर के कौन से वाले भाग में निवास करते थे? पश्चिमी भाग में। तो इस भाग को बोला जाता है दुर्ग। जो पश्चिमी भाग है उसको क्या बोला जाता है? दुर्ग बोला जाता है। और पूर्वी भाग में निवास करती थी वहां की आम जनता। यहाँ कौन निवास करता था? आम जनता। और ये जो पूर्वी भाग है इसको बोला जाता है शहर, शहर या फिर नगर। ठीक, एक ही। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी शहर हमको खुदाई के दौरान मिला है उसमें सब एक ही पैटर्न पाया गया है कि जितना भी शहर मिला है वो कितने भागों में बटा हुआ था? दो भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में कौन लोग निवास करते थे? प्रशासक लोग। और पश्चिमी भाग को क्या बोला जाता था? दुर्ग। और पूर्वी भाग में निवास करते थे आम जनता। और पूर्वी भाग को क्या बोला जाता था? शहर या फिर नगर। अभी जैसे ही हमने मैं बता रहा था सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो जितने भी शहर थे ना, वो सब शहर किसी ना किसी नदी के किनारे क्या था? बसा हुआ था। ऐसा इसके बगल में क्या रहा होगा? रिवर, नदी था। ऐसा ऐसा शहर बसा है और इसके बगल में क्या है? नदी। नदी था, नदी के किनारे बसा हुआ है पूरा शहर। और ये जो नदी है, नदी था, फिर ये जो शहर है वो चारों तरफ से ना सुरक्षा दीवारों से घिरा हुआ था। मोटा और ऊंचा सुरक्षा दीवार था। ऐसा शहर के चारों तरफ क्या था? मोटा और बहुत ऊंचाई में था। एक तो शहर ऊंचाई में बसे हुए थे और शहर के चारों तरफ एक मोटा और सुरक्षा दीवार, सुरक्षा घेरा बना था। ये जो सुरक्षा घेरा बनने के कुछ कारण है। देखो, सिंधु घाटी के शहर किसके किनारे बसे हुए हैं? नदी के किनारे। तो बाढ़ की स्थिति में जो नदी का पानी है वो शहर में ना पहुंच पाए। बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए ये जो दीवार बना है, ये जो दीवार बना था वो किस लिए? बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए बना था। एक तो शहर ऊंचाई पे बसा हुआ था, ऊपर से उसके चारों तरफ सुरक्षा दीवार था। अगर किसी भी स्थिति में अगर बाढ़ आता तो पानी शहर में पहुंचने से पहले उसको किसको पार करना पड़ता? इसको। इसीलिए वो लोग बनाए थे इसको। ठीक, ये हो गया। और एक इसको बनाने का एक और कारण था बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए, कोई बाहरी शत्रु उन पर आक्रमण ना कर दे, ये चीज से बचाने के लिए उन्होंने ये वाला दीवार बनाया था। और एक और कारण था जंगली पशु पक्षी से भी बचने के लिए उन्होंने क्या बनाया था? ये जो दीवार था बनाया था। तो काफी सोच समझ के सिटी प्लानिंग किया हुआ था। इसीलिए उसको एकदम सिंधु घाटी सभ्यता अभी के समय से आगे था। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो उनका प्लानिंग, उनका सिविक्स देखो बहुत आगे है। अभी शहर बताऊंगा तो और पता चलेगा आपको। तो एक ऐसा इमेज बनाएंगे आप अपने दिमाग में कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कैसा था। जो शहर था वो कितने भागों में बटा रहेगा? दो भागों में। उसके चारों तरफ सुरक्षा दीवार रहेगा और वो किसी न किसी नदी के किनारे क्या रहेगा? बसा रहेगा। ठीक, ऐसा बना लो आप लोग। इसको बनाने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो बस। ठीक, अभी फिर देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के बारे में, जिससे आपके प्रश्न वहीं से आएंगे। प्रश्न कहां से आ सकते हैं? जो शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान, वही सब शहरों से आपके प्रश्न बनेंगे कि कौन से शहर में क्या चीज मिला है, क्या क्या चीज मिला है। वही सब चीजों से क्या बनता है? प्रश्न बनेगा आपका। तो 6 बड़े शहर सिंधु घाटी सभ्यता में ना 6 बड़े शहर मिले हैं। वो 6 शहर इतने बड़े थे इसीलिए ये इसको ना नगरी सभ्यता बोला जाता है। बड़े बड़े जितने अभी के शहर है ना, जैसे बिलासपुर है, उतना बड़ा तो नहीं रहा होगा लेकिन उस समय के हिसाब से वो काफी बड़ा था। तो 6 ऐसे बड़े शहर मिले हैं, 6 ऐसे बड़े स्थान मिले हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और वही से क्या क्या जो चीज मिला है वही से क्वेश्चन में आएगा, मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो आपका पहला शहर है सबसे पहले जिसका खुदाई का काम हुआ है वो है हड़प्पा। यहाँ अब लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक, हड़प्पा। हड़प्पा नाम का एक जगह है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का जब सबसे पहला काम शुरू हुआ तो खुदाई के दौरान सबसे पहला जो शहर मिला वो कौन सा शहर था? हड़प्पा। और यहाँ खुदाई का काम हुआ है 1921 में। और इसके उत्खनन करता थे दयाराम साहनी। जो यहाँ उत्खनन का काम किया है हड़प्पा में वो कौन था? दयाराम साहनी। तो यहां से यही क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी आपके पास
कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसने किया है, तो याद रखेंगे किसने किया है, दयाराम साहनी ने। और कौन से वर्ष में हुआ है, 1921 में हुआ है। तो कुछ बहुत सारा फैक्चुअल चीजें देखने को मिलेगा, समझने के लिए बहुत कम है ये वाले सेक्शन में। तो देखते हैं यहां से क्या क्या मिला है, वही से क्वेश्चन आएगा। तो यहां से सबसे पहले मिला है 2 ठो कब्रिस्तान मिला है, 2 कब्रिस्तान मिला हुआ है। उनको नाम दिया गया है ऐसा, ठीक। जो 2 कब्रिस्तान मिला हुआ है सिंधु घाटी हड़प्पा के शहर से। एक मिनट, कुछ चीज और लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा रोक लीजिए। ये जो हड़प्पा के बारे में पढ़े, उत्खनन करता कौन है, दयाराम साहनी। अभी देखो ये स्थित है पाकिस्तान में, इसका स्थिति तो बताना ही भूल गया था मैं। ये स्थित कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में एक जिला है मांटगोमरी जिला करके, पाकिस्तान का एक जिला है मांटगोमरी। अब लेकिन ये पहले पुराने पुस्तकों में दिया हुआ था, अब ये जिला चेंज होकर ना नया जिला बनने के कारण ये जो हड़प्पा है वो साहिवाल जिला के अंतर्गत आ चुका है। तो ये है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लिख ले रहा हूं इसकी स्थिति कहाँ है। तो हड़प्पा जो है अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का एक जिला है मांटगोमरी, जो कि अब वर्तमान में कौन सा जिला बन चुका है, साहिवाल, ठीक। जिला है मांटगोमरी, ये जिला है, ऐसा लिखना। और कौन सी नदी के किनारे है ये भी पूछा जाता है, ये नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पे स्थित है। तो ये अभी उसको लिखने से पहले इसको लिख लीजिए। तो हड़प्पा का उत्खनन काम शुरू किया है दयाराम साहनी ने, और वो स्थित है पाकिस्तान में, और कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज मिला हुआ है, क्या क्या चीज मिला हुआ उसको आप सिर्फ नोट डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ मैं समझाने वाला नहीं उसको। तो 2 कब्रिस्तान मिला था, जिसको क्या क्या नाम दिया गया है, ऐसा R37। यहां मिला है मातृ देवी की प्रतिमा मिला हुआ है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मातृ देवी की प्रतिमा, या फिर इसी को बोला जाता है उर्वरा की देवी। देखो एक मिट्टी का मूर्ति मिला हुआ है, जो मातृ देवी की प्रतिमा लिख रहे हो ना आप, उस वहां ना एक मिट्टी का मूर्ति मिला हुआ है, और उस मिट्टी का जो वो मूर्ति है वो एक महिला की मूर्ति है, और उसके पेट से ना पेड़ निकल रहा है। तो पेट से क्या निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, उर्वरा की देवी, या फिर उसी को मातृ देवी बोला गया। वो याद रखने की जरूरत नहीं, ये बस याद रखेंगे क्या मिला है, ठीक है। पारदर्शी वस्त्र पहने पुरुष का मूर्ति मिला है भाई। एक मिला है एक श्रृंगी जानवर के सिक्के, मतलब एक सिंग वाला जानवर था, उसका चित्र सिक्कों में छपा हुआ है, एक श्रृंगी जानवर के सिक्के। ये सिंधु घाटी के लोग ये जो एक सिंग वाला जानवर था ना उसको काफी पवित्र मानते थे और उसका पूजा करते थे, तो उन्होंने अपने सिक्कों में उसका चित्र छाप दिया था। तो एक श्रृंगी जानवर के सिक्के मिले हैं कहां से, हड़प्पा से मिले हुए। और मिला है इक्का गाड़ी मिला हुआ है, बहुत सारा चीज मिला है, लेकिन काम का चीज लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उत्खनन काम तो लगातार चल रहा है, अभी भी वहां काम चल रहा होगा। इक्का गाड़ी मतलब होता है एक जानवर द्वारा खींचे जाने वाला खड़। टांगा देखा है आपने, 2 ठो घोड़ा खींचते हैं उसको, लेकिन जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचे ना तो उसको इक्का गाड़ी बोलते हैं। उसको जो कब्रिस्तान मिला है ना उसको ऐसा नाम दिया गया है। 2 ठो कब्रिस्तान मिला है तो इसको C और H एक ठोक को, और एक ठोक को नाम दिया गया है R37। तो इतना, हाँ, यहां से इतना मिला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शहर देखते हैं। नेक्स्ट शहर है हमारा मोहनजोदड़ो। ये लिख लिया आप लोगों ने, इक्का गाड़ी तक हटा दो इसको।
अभी हमारा सेकंड सिटी है मोहनजोदाड़ो, ठीक, जिसके बारे में मूवी भी बना है। देखा है मूवी आप लोगों ने? वही वाला शहर है, देख लेना भाई फिर। मोहनजोदड़ो इसका ये है, ये भी, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी स्थित है पाकिस्तान में। इसका स्थिति है पाकिस्तान में, लड़काना जिला, जिला मत लिखो, रहने दो, जिला छोड़ दो। पाकिस्तान में स्थित है। नदी है ये सिंधु नदी के तट पे। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसमें उत्खनन का काम कब हुआ था? 1922 में। 1922 में हुआ था। और इसके उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी। बनर्जी कर लो, ठीक। तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। और कौन से नदी के किनारे है वो? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसमें जो उत्खनन का काम हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में। और ये जो मोहनजोदड़ो को खुदाई करने का काम किसने किया है? राखल दास बनर्जी ने, ठीक। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, सभी शहर में ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, किसने उत्खनन किया, कौन से नदी के किनारे स्थित है वो, और कब उसका उत्खनन हुआ, ये सब पढ़ने वाले हम सभी शहर में, जितने 6 शहर बताने वाला हूं मैं आपको। अभी देखो मोहनजोदड़ो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक, जो कि लिख लो अगर आप लिखना चाहो तो, वैसे है नहीं आपके ज्यादा काम का। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, या फिर प्रेतों का टीला भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है। जो मरेंगे वही प्रेत बनेंगे, ठीक, तो दोनों एक ही बात है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक। तो अभी देखते हैं यहां से क्या क्या सामान मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही जो चीज मिला उससे पेपर में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एकदम अद्भुत चीज था। 2 ऐसे चीज मिला है जो एकदम आश्चर्यजनक था। एक तो है विशाल अन्नागार। अन्न को भंडारण रखने के लिए जो जगह बनाया जाता है ना, उसको अन्नागार बोला जाता है, स्टॉक करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। और एक मिला है विशाल स्नानागार, नहाने का एक जगह, जो कि अच्छा खासा बड़ा था। तो यही 2 क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। और मोहनजोदड़ो से ही, मोहनजोदड़ो खासा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब भी व्यापक में क्वेश्चन आता है ना, तो मोहनजोदड़ो से ही आता है, क्योंकि यहाँ अच्छी अच्छी चीजें मिली है। एक तो ये सबसे मेन चीज क्या मिला है? विशाल अन्नागार। और क्या मिला है? विशाल स्नानागार। अन्नागार मतलब जहां अन्न को रखा जाता है स्टॉक करके, ताकि विकट परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जा सके। मान लो सूखा पड़ गया तो उसका प्रयोग किया जा सके, बांटा जा सके। तो वैसा उन लोग अन्नागार बना के रखे थे बहुत साल पहले, तो उनका सोच काफी आगे था। और एक नहाने का जगह मिला स्नानागार। इसको मेन ना, विशाल स्नानागार के बारे में थोड़ा सा देख लो। इसको ना जल पूजा का स्थान माना जाता है। जल पूजा करते थे उन लोग, जल पूजा कुछ ऐसा था, ऐसा स्नानागार था, ठीक है। स्नानागार कुछ इस आकृति में था। और ये पक्के ईंटों से बना हुआ था। इसका जो वो है वो पक्के ईंटों से बना हुआ था। ऐसा बना हुआ था पक्के ईंटों से। और इसके चारों तरफ ना पुरोहित आवास बने हुए थे। पुरोहित आवास, जहां पंडित लोग बैठते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आते थे, यहाँ स्नान करते थे और वहां फिर जाके क्या करते थे? पूजा करते थे। तो जल पूजा का साक्ष्य है। और इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं जो कि आप लोग के काम का चीज है। जब पीएससी में पढ़ते हैं ना, तब इसको बताते हैं। पूरा इसका डायमेंशन वगैरह के बारे में भी पेपर में पूछा गया, जो आपके काम का चीज नहीं। आप बस थोड़ा सा देख लीजिए स्नानागार कैसा था। ऐसा था, पानी भरा था, इसमें लोग आते थे, इसमें स्नान करते थे। यहाँ जो घर बना हुआ है, यहाँ वहां पंडित लोग बैठे रहते थे। यहाँ स्नान के वहां अपना क्या करते थे? फिर पूजा करते थे, जैसा अभी करते हैं। नदी किनारे जाते हैं हम लोग, मंदिर रहता है, नदी में पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर में पूजा करते हैं, सेम। और यहां से मिला हुआ है, सर्वाधिक कुएं मिले हैं यहीं से। सर्वाधिक कुएं नियर बाई 700 के आसपास कुएं मिले हैं हमको। और सबसे एक मेन चीज है जो पेपर में पूछेगा आपसे, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति। कांसे की नृत्यरत मूर्ति, यह सिंधु घाटी सभ्यता का
सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है? तो ये पेपर में पूछा जाता है कि कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति कौन से शहर से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बेजोड़ मूर्ति माना जा रहा है। उस समय की मूर्ति कला का सबसे बेस्ट मूर्ति कौन है? यही जो कांसे का नृत्य करती हुई मूर्ति है वही है। ये देखो, ये जो मूर्ति है वो पूरे नग्न अवस्था में है, इसने सिर्फ अपने गले में एक माला पहना हुआ है, ठीक, इसीलिए इसको काफी हाईली रेटेड किया जाता है। और एक मिला हुआ है पशुपतिनाथ का चित्रित सिक्का, यह भी इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ का चित्रित सिक्का मिला हुआ है, इसके बारे में सुन लो। सिर्फ आप लोग जो मैं लिखा रहा हूं उसी बस को लिखना ना, फैक्ट वाला जो कि पेपर में आएगा। पशुपतिनाथ का चित्रित सिक्का क्या है सुन लो। एक योगी है, पशुपतिनाथ का चित्रित सिक्का भी इंपॉर्टेंट है। तो एक सिक्का मिला है, उसमें ना एक योगी का चित्र है जो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। कौन से मुद्रा में? पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, और उसके चारों ओर ना खतरनाक जंगली जानवर है। तो ऐसा माना जा रहा है जो वो योगी है वो उन जंगली जानवरों को अपने शक्ति से क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो उसी को बोलते हैं पशुपतिनाथ का चित्रित सिक्का। और ये जो वो योगी है उसको आधुनिक शिव से जोड़ा जाता है, आधुनिक शिव से जोड़ा जाता है, शैव धर्म से, ठीक। तो पशुपतिनाथ का चित्रित सिक्का भी कहां मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और एक मिला है दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति। तो इतने काफी इंपॉर्टेंट चीज वहां से मिले हैं, जिसमें से ये विशाल अन्नागार, स्नानागार और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति और पशुपतिनाथ का चित्रित सिक्का एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। जब अब घटना चक्र या फिर अनसॉल्व छत्तीसगढ़ के व्यापम को एग्जाम सॉल्व करोगे ना, तो ये सब आया हुआ है पेपर में। जब सिंधु घाटी वाला चैप्टर आप सॉल्व करके देखना, आपको मिलेगा कि पूछा गया कि विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है करके, या फिर ये पूछेगा कि कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिला है, ऐसा आपको मिल जाएगा व्यापम में, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले शहर में आप इतना याद रखेंगे, ठीक। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सिटी की तरफ। हमारा नेक्स्ट शहर है चन्हुदड़ो, लिख लिया इसको। और नेक्स्ट सिटी है हमारा चन्हुदड़ो करके एक शहर है। यहां आप थोड़ा सा चीजें कम मिला है, ठीक है। चन्हुदड़ो जो कि चन्हुदड़ो भी स्थित है पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो की भी स्थिति कहां पे है? पाकिस्तान में है। और ये भी कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे ही है।